Hello students, good morning. So I am Vivekanand, Degree College, Narayanpur, Pritampur, District Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh. Class B Elliot, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बौद्ध शिक्षा प्रणाली की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दें। यानी बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने वर्तमान यानी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को क्या दिया है। बात इस पर होगी कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को क्या दिया है, क्या योगदान दिया है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की जो अच्छाइयाँ थी, खूबियाँ थी, उनको आधुनिक या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में समाहित कर लिया गया और उन विशेषताओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें हैं, जिसमें आधुनिक समय में सामान्य विद्यालय स्थापित, बौद्ध धर्म के अंत में जो कड़ाई से नियमों का पालन किया जाता था वो धीरे धीरे ढीला होने लगा। यहाँ तक कि भिक्षु गृहस्थों के घर जाकर के भी शिक्षा देना आरंभ कर दिए थे। तो वहीं से बात स्पष्ट हुई और आधुनिक समय में भी सामान्य विद्यालय स्थापित किए जाने लगे। नहीं तो पहले सामान्य विद्यालय नहीं थे, सब विशेष विद्यालय थे और उसमें भिक्षु ही अध्ययन करते थे। संघ में विशेष नियमों का पालन किया जाता था और सामान्य विद्यालय नहीं थे। लेकिन बाद में बौद्ध शिक्षा प्रणाली के तहत ही वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सामान्य विद्यालय स्थापित हुए। स्त्रियों को उच्च शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत पहले तो महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को शिक्षा से मना किया था, लेकिन बाद में स्त्रियों को भी शिक्षा दिया जाने लगा और ये व्यवस्था आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी शामिल कर ली गई। अब स्त्रियों को उच्च शिक्षा दिया जाने लगा। दूसरी बात, प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा, ये बौद्ध शिक्षा की ही देन है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसको विशेष रूप से स्थान दिया गया है, प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा को। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की निश्चित अवधि। अब शिक्षा के जो विभिन्न स्तर हैं, प्राथमिक है, माध्यमिक है या उच्च शिक्षा है, इसके लिए अध्ययन की एक निश्चित अवधि बना दी गई कि इतने समय से इतने समय तक के लिए ये पाठ्यक्रम या ये कोर्स आपको पढ़ना है। अब सभी धर्मों, वर्गों और जातियों को शिक्षा दिया जाने लगा। पहले विशेष नियम के तहत सभी वर्ग के जातियों को या धर्मों को, धर्म के लोगों को शिक्षा अलाउ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे नियम सामान्य हुए तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ये शिक्षा व्यवस्था लागू हुई, जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का ही एक अंग है। यानी बौद्ध शिक्षा प्रणाली से ही उठ करके वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आया हुआ है। आधुनिक समय में व्यावसायिक एवं लाभप्रद विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। अब विद्यालयों में अनेक जातियों के शिक्षक नियुक्त होने लगे। नहीं तो पहले विद्यालयों में अनेक जातियों के शिक्षक नहीं नियुक्त हुआ करते थे। जब नियम कानून ढीले कर दिए गए तब वहां पर भी शिक्षक की नियुक्ति होने लगी। आधुनिक समय में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु, नियम तथा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अब विद्यालयों में खेलकूद, व्यायाम की शिक्षा भी होने लगी। सार्वजनिक रूप से प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया जाता है। बौद्धकालीन शिक्षा में सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। स्टूडेंट्स, ये था बौद्ध शिक्षा प्रणाली की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देन।
अब हम दूसरे टॉपिक पर इस बात की चर्चा करते हैं, मध्यकालीन या मुगल कालीन शिक्षा की विशेषताएं। यानी वो काल जिसमें मुगल शासक या मुगल भारत में आए और यहाँ पर शासक बन बैठे। तो मध्यकाल में शिक्षा की क्या विशेषता थी, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। मध्यकाल में या मुगल काल में अनेक मुस्लिम शासक हुए। कुछ मुस्लिम शासक तो शिक्षा प्रेमी थे, कुछ उदार दृष्टि वाले थे, किंतु कुछ कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपने अपने दृष्टिकोण से उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था किया। इस युग की निम्नांकित विशेषताएं थीं। नंबर 1, ज्ञान का प्रचार। उन विशेषताओं में पहली विशेषता ज्ञान का प्रचार। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब भी ये कहा करते थे कि किसी को सोना देने से शिक्षा देना अधिक उपयोगी है, क्योंकि इससे ज्ञान की उन्नति होती है। और ज्ञान का प्रसार होने के साथ साथ मुस्लिम शासकों का ये मत था कि हम अपने धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार कर सकते हैं। नंबर 2, धर्म का प्रचार। मुस्लिम शासक जो हिंदुस्तान में आए, उनका एक ही उद्देश्य नहीं था कि आकर के यहाँ केवल लूटना, भारत की संपत्ति को केवल लूटना या भारत में शासन करना। वो केवल यही नहीं चाहते थे, बल्कि अपने धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। सीधी सीधी बात है कि मुस्लिम शासक हिंदुस्तान में धन संपत्ति को लूटने के लिए आए, शासन करने के लिए आए और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तीसरा, भौतिक सुखों में वृद्धि करना। इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखा जाता। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि मनुष्य का जन्म एक बार हो गया है तो फिर दोबारा नहीं होना है। इसलिए इस धर्म में माना गया है कि जितनी भी ऐशो आराम की चीजें हैं सबका उपभोग करना चाहिए। नंबर 4, शासन का दृढ़ीकरण। मुस्लिम शासन में ये माना जाने लगा कि अगर हिंदुस्तान में रह करके यहाँ शासन करना है तो मुस्लिम शासन हिंदुस्तान में तब तक दृढ़ नहीं होगा जब तक कि हिंदू मुस्लिम शासकों के प्रति वफादार न बन सकें, लायल न हो सकें। इसलिए हिंदुओं को अपनी तरफ मिला करके, सहृदयता दिखा करके मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को अपने शासन को दृढ़ करने के लिए मिलाया और फिर इसके बाद शासन किया। नंबर 5, सांस्कृतिक प्रचार। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम रीति रिवाज, खान पान, व्यवहार, आचरण तथा नैतिक मूल्यों का प्रचार करना था, क्योंकि इस्लाम में धन, शराब, ऐशो आराम की चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।